अब हमें ये वाला हिस्सा देखना है चैप्टर नंबर 2। तो कबल इसके कि मैं बल्कि मेरा ख्याल आखिर में मैं थोड़ा सा करूँगा, आप मुझे याद भी दिलाइएगा अगर मैं भूल जाऊँ, कि बाज़ दोस्तों ने हमसे शेयर किए जो समरी थी चैप्टर नंबर 1 की, वो समरी के ऊपर मैंने कमेंट भी किए थे कि दे वर गुड। तो मैं आखिर में 1 से 2 चीज़ें कहूँगा, तो जस्ट रिमाइंड मी जब हम क्लास ख़त्म करेंगे। सो मैं ये चाहूँगा कि 1 से 2 या 3 जुमले उनके ऊपर कहिए जाएँ ताकि नेक्स्ट टाइम और मज़ीद इसमें बेहतरी हो। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से इसका आगाज़ करते हैं कि अब फ़िलासफ़र्स जब इस चीज़ को देखेंगे तो वो कैसे देखेंगे, ठीक है। तो देखें, सबसे पहली बात तो फ़िलासफ़र्स को ये था कि हम और आप एक सवाल उठा रहे हैं, एक ही तरह के सवाल। वो क्या सवाल है? फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, फंडामेंटल कंसर्न्स ऑफ लाइफ। जो आपका मसला है वही हमारा भी मसला है, लेकिन आपने जो जवाबात पेश किए वो क्या हैं? पहली बात, उसमें रीज़निंग नहीं है, यानी वो क्या है? वो रैशनल नहीं है। और रैशनल होने से मुराद क्या है? नंबर 1, वो कंसिस्टेंट नहीं है। कभी आप एक रीजनिंग देते हैं, कभी आप दूसरी रीजनिंग दे देते हैं, सही है? तो कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरी बात, आर्ग्यूमेंटेटिव ना होने की वजह से क्या था कि जो सपोर्ट वो पेश कर रहे हैं उसकी बुनियाद एविडेंस के ऊपर नहीं है। हम ये कैसे मान जाएं कि जो ताउन आया वो वाक़यतन वो सज़ा थी जो कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो सज़ा उस कौम को मिली? कोई और रीज़न भी हो सकती है, सिर्फ एक ही रीज़न नहीं हो सकती है। नथिंग टू मच। जब ओरेकल और डेल्फी के यहाँ वहाँ लिखा हुआ था ऊपर बड़े बड़े हरूफ के अंदर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव होना ही है। इट कुड मीन समथिंग एल्स। और अगर वही बात है तो आपके पास सबूत क्या है? आप कैसे बताएं कि जो बात आप कह रहे हैं वाक़यतन वही बात है? और इससे ज़्यादा उन्होंने ये बताया कि आप ये कह रहे हैं कि ये डिवाइनली इंस्पायर्ड हैं, यानी जब मैं इलियड या ओडेसी लिख रहा हूँ, ठीक है, या थियोजनी लिख रहा हूँ, तो ये डिवाइनली इंस्पायर्ड है, खुदा ने रूहानी तौर पर मुझे इनका इल्का हुआ है। हम ये कैसे मान जाएं? हम आपके ऊपर कैसे इस बात पे ट्रस्ट करें कि जो दावा आप कर रहे हैं वो दावा दुरुस्त है? आई डोंट नो, नोबडी नोज। तो लिहाजा आपको दावा वो करना है जिसकी बुनियाद किस चीज़ के ऊपर होगी, और अगर आपने एक दफ़ा दावा किया है तो वो कैसा होना चाहिए? कंसिस्टेंटली आपको वही करना है, सही है? तो अब फिलोसोफर्स में, जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पहला मशहूर फिलोसोफर ग्रीक्स के यहाँ, इसका क्या नाम है? दोबारा बताइए। हाँ, थेलीज, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ जो बाज़ दोस्त ये कहते हैं थेल्स, इट्स नॉट थेल्स, इट्स थेलीज, ठीक है। तो थेलीज फिलोसोफर है, फर्स्ट ग्रीक फिलोसोफर। अब इन फिलोसोफर्स में जो पहली चीज़ हमें नज़र आएगी वो क्या थी? नंबर 1, रीज़निंग। उन्होंने ये दावा किया कि हम रीज़न की बुनियाद के ऊपर आपके सवालात के जवाबात देंगे जो कि फंडामेंटल कंसर्न्स हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर भी कुछ चीज़ें शो करेंगे। जनाब आलिया जो है, मेरा ख्याल है कि फ़लसफ़े की किताब शायद ये मार्कर नहीं ला पा रहा हैं। ओके, तो चलिए, तो यानी एक्सपीरियंस वो बताएगा। मैं आपको रीज़न करके भी बताऊंगा और मैं आपको एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा। एक्सपीरियंस से मुराद क्या? तजर्बा। और तजर्बे से मुराद क्या है? मैं बताऊंगा। ये हमारे सामने की बात है, सही। तो मुशाहिदा करवा के मैं आपको बताऊंगा कि क्या। यार थैंक यू। तो ये है। तो अब थेलीस क्या कहेगा? तो अब यहाँ से हमने ये देखना है कि इट्स नॉट द आंसर। ये मैंने आपको पहले दिन भी बताया था। इट्स नॉट द आंसर, शुक्रिया। इट्स नॉट द आंसर जो कि फिलोसोफर्स देंगे। नंबर 1, इनकी ये कोशिश कि रीज़निंग है और एक्सपीरियंस बेस्ड है, और दूसरा इस बात की बात कि वो अपने दावे में कितने कंसिस्टेंटली चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला जवाब देखिए वो क्या देगा। पहला जवाब वो ये देगा, थेलीस के मुताबिक
कि दोनों की दोनों माइथोलॉजीज जवाब दुरुस्त नहीं दे रही। ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया कैसे वजूद में आई और दुनिया का एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल क्या है, यानी किस उसूल के तहत मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि दुनिया ये है। तो वहां पर क्या था? केओस था, अनडिफरेंशिएटेड मैटर है, और उसके बाद हेवन, अर्थ के बाद हेवन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैं कैसे मान जाऊं कि शुरू में हाँ बस सही है डॉक्टर सर। अच्छा, तो अनडिफरेंशिएटेड मैटर है, ये मैं कैसे मान जाऊं? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। सही है, मुझे दिखाएं, मुझे बताएं, तो मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे मुझे साबित करके बताएं कि हाँ अनडिफरेंशिएटेड मैटर था, ये डिफरेंशिएटेड। इस दुनिया में जो मुझे नजर आ रहा है वो तो सबका सब क्या है? डिफरेंशिएटेड मैटर है। मुझे तो कुर्सियां नजर आती है, मुझे तो कैमरा नजर आता है, मुझे तो चित्राली कैप नजर आती है, मुझे तो फाइल नजर आती है, मुझे तो मोबाइल नजर आता है, लेकिन मुझे तो मिक्सर चीजें नहीं नजर आ रही। सही है, तो मुझे बताएं। तो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट था, सही है, लेकिन इसके साथ साथ रीजनिंग, रैशनली भी उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है, तो इसका आगाज थेलीज ने किया। तो थेलीज ये कहता है ऑल कम्स फ्रॉम वाटर, ऑल गोज टू वाटर। ठीक है, ऑल कम्स फ्रॉम वाटर, ऑल गोज टू वाटर। थेलीज को पहला फलसफी इसलिए कहा जाता है कि उसने ये बताया कि देखो मेरे इर्द गिर्द एक ऐसी चीज मौजूद है जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये है वो प्रिंसिपल या सब्सटेंस जिसने पूरी कायनात को बनाया होगा, और ये कायनात की रियलिटी भी क्या है? वाटर। सही है। अच्छा, पहली बात आपने समझनी है कि फिलोसोफर्स के नज़दीक मसला कैसे, उनके लिए प्रॉब्लम क्या है। देखो वो ये कहते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं वन एंड मैनी का प्रॉब्लम। इसको अपने ज़रा गौर से समझना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन एंड मैनी, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि क्या कायनात का उसूल, उसका ओरिजिन एक है या एक से ज़ायद है? सही है, हम ये बताने की कोशिश करें ओरिजिन क्या वन से है या ओरिजिन में भी मल्टीप्लिसिटी है, नंबर एक। और जिसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मल्टीप्लिसिटी है। यानी मल्टीप्लिसिटी की बुनियाद क्या है? हमारे पास ढेरों चीज़ें। मिसाल के तौर पर इस कायनात में इंसान है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, मल्टीपल चीज़ें। इसको हम क्या कहते हैं? मैनी, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनका ओरिजिन एक है, जैसे कि थेलीज ये कह रहा है वन है भाई, वाटर, इट्स वाटर, या मल्टीपल है? नहीं, ढेरों चीज़ें हो सकती हैं। सही है, तो थेलीज इसका जवाब ये देगा, इस सवाल का जवाब। यही सवाल किन के नज़दीक था? माइथोलॉजिस्ट के भी नज़दीक था कि कायनात का ओरिजिन वन प्रिंसिपल है या एक से ज़्यादा है। लेकिन इस कायनात में चीज़ें कितनी हैं? ढेरों हैं। तो उन्होंने बताया कि गॉड्स के ज़रिए से हम इस पूरी मल्टीप्लिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे वॉर हो रही है तो क्यों हो रही है, यहाँ पर बीमारी फैल रही है तो क्या ये किसी के कहर का इजहार है या किसी की मोहब्बत का इजहार है, ये क्या है? मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये इन तमाम होमर ने और हिजॉइड ने कहा। थेलीज ने ये कहा कि वन एंड मैनी का सोल्यूशन क्या है? वन एंड मैनी का सोल्यूशन है वाटर। अब आप जरा गौर कीजिएगा, अगर वाटर इसका सोल्यूशन है थेलीज के मुताबिक, तो अब उसने ये बताना है कि कैसे वन वाटर, द ओनली वाटर, ये मल्टीप्लिसिटी को एक्सप्लेन करता है। ये अब आपने उसने बताना है, एक्सप्लेन करना है कि कैसे, मुझे दिखाओ ये वाटर है और इससे मल्टीप्लिसिटी आ रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्या था, केओस था ना, किसके नज़दीक? माइथोलॉजीज में हिजॉइड के नज़दीक। उस केओस से कैसे अर्थ आई थी? हमने क्या कहा? फिलोसोफर्स ने क्या क्रिटिक की? यू डिडंट एक्सप्लेन, हमें कैसे पता चला, हमें समझाओ। तो नहीं समझा पाए तो उन्होंने कहा हम आपके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे। तो केओस से अर्थ कैसे आई? और अर्थ से फर्ज करो कि हेवन्स बन रही हैं, उसने बताया हेवन्स हैं, और उसके बाद फिर लेट्स से कि मुख्तलिफ गॉड्स हैं, तो ये कैसे आ रहा है इसमें?
तो देखें, सबसे पहला मसला था वन एंड मैनी। क्या एक उसूल के तहत आप दुनिया की तमाम मल्टीप्लिसिटीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं? यह है मसला। तो माइथोलॉजिस्ट के नज़दीक भी और फिलोसोफर ने, फिलोसोफर ये कह रहा है कि देखो, मैं तो जानता हूँ वाटर को, लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि पानी ही वो बुनियादी उसूल है जो इस कायनात की मल्टीप्लिसिटी को एक्सप्लेन करता है। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम वाटर एंड गोज टू वाटर। मतलब क्या हुआ? हर चीज़ पानी ही से पैदा हुई है और हर ही चीज़ ही पानी की तरफ जाएगी। मतलब पानी ही पानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बज़ाहिर जो एनिमल किंगडम है, अगर उससे पानी को आप हटा लें, इट वुड सीज टू एग्जिस्ट। सही है? प्लांट किंगडम के अलावा, यानी ह्यूमन से अगर आप पानी को निकाल दें, ह्यूमन की बॉडी किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा? सही है, पानी है। इसी के साथ साथ इस कायनात से अगर आप पानी हटा दें, सही है, तो उसकी स्पेक्यूलेशन ये है कि उससे हर चीज़ का एसेंस, जौहर किस चीज़ में नज़र आ रहा है? वाटर में नज़र आ रहा है। ठीक है? तो अब वो ये कहेगा कि लुक, मुझे ये लगता है, और वो रीज़न यही देगा कि पानी वो उसूल है जिससे मैं पूरी कायनात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है? अच्छा, अब इसी के साथ साथ वो एक और चीज़ भी कहेगा, और वो मैं यहाँ पे शो भी करूँगा। एक और जुमला वो कहता है, वो ये कहता है गॉड्स हर चीज़ में फ्लो करते हैं। ठीक है? तो अब दो जुमले उससे आप फ्रेगमेंट्स जब उसके पढ़ते हैं तो दो जुमले उससे आप निकाल सकते हैं। थेलीज़ ने ये कहा, इसके अलावा थेलीज़ का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। तो बुनियादी तौर पे अगर हम थेलीज़ के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि उसने कोई 400 सफ़े की किताब लिखी हुई और क्लियरली सिस्टमैटिकली जिस तरह प्लेटो ने लिखा था या जिस तरह एरिस्टोटल लिख रहा है उस तरह वो लिख रहे हैं, नहीं। सही है? फ्रेगमेंट्स से चंद चीज़ें हैं जो कि लोगों को मिली हुई हैं, जो कि एरिस्टोटल ने फिर रिट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि ये 6वीं सदी क़ब्ल अज़ मसीह, ठीक है, और अरस्तु 300 साल के बाद इसके ऊपर तबसरा करेगा। हाँ, थेलीज़ पहला है, इसने इस तरह सोचा, इस तरह किया, और हमें उसके जो फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं वो ये कहता है। सो बहुत ही स्कैंटी है, बहुत ही अनक्लियर है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत इससे ज़्यादा नहीं है कि ऑल कम्स फ्रॉम वाटर एंड ऑल गोज टू द वाटर एंड एवरीथिंग, और इन दिस यूनिवर्स फ्लो, गॉड फ्लोज इन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इससे मिलता जुलती उसकी सिंग। अब उसका क्या मतलब है? गॉड्स फ्लो कर रहे हैं हर चीज़ में। ये जो गॉड्स कह रहे हैं, तो गॉड से मुराद क्या चीज़ होती है? इमॉर्टल, यानी गैर फानी, ऐसी चीज़ जिसकी इंतहा नहीं होगी, जो चीज़ ना ख़त्म होने वाली है। तो थेलीज़ एक तरफ तो ये कह रहा है कि वाटर है सोर्स, और जब वो ये कहता है कि गॉड्स हर चीज़ में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज़ में अगर वाटर है तो वो वाटर क्या है? इमॉर्टल है। यानी वाटर ही वो चीज़ है जो हर चीज़ में है, इस दुनिया की रियलिटी को एक्सप्लेन कर रही है। इस दुनिया में मुख्तलिफ जो डिफरेंसेस हैं वो वाटर इसको एक्सप्लेन करेगा, और हर चीज़ के जौहर को जब आप निकालेंगे तो अल्टीमेटली वाटर ही होगा। सही है? दिस वॉज थेलीज़। अब इसके बाद एक और साहब आते हैं, और उनका नाम क्या है? मैं इसको मिटा रहा हूँ, कोई तस्वीर वगैरह खींचनी है तो आप खींच सकते हैं, इसकी ज़रूरत है? हाँ, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो। इंटरनेशनल डिजिटल कल्चर, सही है? हाँ, ये मैं इतना गुड है बस। नहीं, गॉड का लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहा है इमॉर्टैलिटी को शो करने। वो ये कह रहा है कि गॉड, यानी वाटर जो है वो गैर फ़ानी चीज़ है। यानी ऐसा नहीं कि वाटर ख़त्म हो जाएगा, वाटर अपनी फॉर्म्स को चेंज करेगा। देखो, एरिस्टोटल इसके ऊपर स्पेक्यूलेट करता है कि क्यों कहा होगा, क्योंकि ये खुद तो कुछ नहीं कह पाया बेचारा, इसे पूछा ही नहीं जा सका। हामिया तुम बताओ कि ये क्या है? तो उसने कहा कुछ चीज़ प्रिजर्व हो गई, तो नोबडी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क हिम, हामिया खड़े हो, ज़रा बताओ तो सही, तुमने ये कह दिया तो क्यों कहा? लेकिन एरिस्टोटल 200-300 साल बाद जाके रिट्रोस्पेक्टिवली इसके ऊपर स्पेक्यूलेट करता है कि उसने क्यों कहा होगा। तो ये कहता है कि इसके जहन में शायद ये चीज़ हो कि वाटर एक ऐसी चीज़ है
जो कि 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? यस, सॉलिड। सॉलिड की फॉर्म क्या होती है? बर्फ। लिक्विड तो आपको पता ही है, और गैस वेपर्स की फॉर्म में। सही है। तो ये कहता है कि कायनात में चूंकि वाटर की 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो कहलाता वाटर ही है लेकिन अपनी फॉर्म्स चेंज कर रहा है, तो उसके ज़हन में ये होगा कि द वन कैन एक्सप्लेन द मैनी। व्हाई? बिकॉज वाटर टेक्स अप 3 फॉर्म्स। Solid, it can be converted into liquid, and then the liquid can be converted into gas, and then again into liquid and the solid. ठीक है। तो चूंकि इस एक एसेंस के अंदर इसकी फॉर्म, यानी ये खुद तो चेंज नहीं होगा, ये वाटर ही रहेगा, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी। तो ये एक ऐसा एसेंशियल फीचर है, अनचेंजिंग चीज़ है, जिसकी फॉर्म बज़ाहिर चेंज होती रहेगी, और उससे आपको नज़र आएगा कि हाँ, मल्टीप्लिसिटी भी एक्सप्लेन हो रही है, लेकिन ये चीज़ खुद कांस्टेंट रहती है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन स्पेकुलेशन है, जो कि किसी तरफ से आ रही है? एरिस्टोटल की तरफ से आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो आने वाले हैं उनका नाम क्या है? एनेक्सिमेंडर। क्या नाम है? एनेक्सिमेंडर। अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, ये वाला ये है नया वाला। ये तो कोई मसला नहीं, अगर ये तो फिर हाँ, ये अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरे साहब हैं उनका नाम क्या है? एनेक्सिमेंडर। स्पेलिंग आप लोग ज़रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सरफ नज़र फरमाएंगे। ठीक है, ऊंच नीच हो सकती है। अच्छा, एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर ने आए और उन्होंने कहा कि थेलीस की अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये कि उसने कोशिश की, उसने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया कि ग्रीक कल्चर के अंदर बुनियादी सवालात के जवाबात किसके ज़रिए से दिए जा रहे हैं? द्योमालाई, अनग्राउंडेड स्टोरीज़ के ज़रिए। इसने इतनी जुर्रत तो की कि उसने एक कोशिश की कि मैं रैशनली चीज़ों को समझने की कोशिश करूँगा, और उसने अपने एक्सपीरियंस को भी इन्वोक किया, और उसने बताया कि देखो, हमारे मुशाहिदे में ये चीज़ है। सही है। तो बजाय इसके कि वो द्योमालाई कहानियों की तरफ तवज्जो देता, उसने एक नेचुरल एलिमेंट को उठाया और उसने बताया कि देखो, इसके ज़रिए से मैं पूरी कायनात को एक्सप्लेन करूँगा। सो उसने कहा वेरी वेल अप्रिशिएटेड एफर्ट, जो कि थेलीस ने की। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या वो वाक़यतन कंसिस्टेंटली चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया है? तो उसने इसका जवाब दिया, जी नहीं कर पाया। उसे ये एक्सप्लेन करना था कि कैसे वाटर किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ है? मल्टीपल चीज़ों के अंदर। ये उसने एक्सप्लेन करा, तो वो प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? एक्सप्लेन प्रोसेस। तो इसने कहा प्रोसेस तो ज़रूरी है, प्रोसेस के बगैर हम कैसे मान जाएंगे कि आपने रैशनल ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट किया। तो अब वो क्या करता है? वो ये करता है, आइए कायनात के ऊपर हम गौर करते हैं। कायनात पे जब हम गौर करते हैं तो कायनात फ़र्ज़ करें हमें कैसी नज़र आ रही है? फ़र्ज़ करें कायनात इस वक्त एक्स है, और हर चीज़ की क्या होती है? एक होती है बिगिनिंग। ठीक है। तो जो कायनात इस वक्त मौजूद है, इसकी कोई ना कोई बिगिनिंग होगी। बिगिनिंग का मतलब है कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा। जिस चीज़ से वो शुरू हुआ वो क्या है? वो है वाई। ये कायनात कहीं ना कहीं से तो शुरू हुई होगी, तो वो क्या है? वाई। वाई की और बिगिनिंग होगी तो क्या होगा? जेड। उसकी फिर कोई और हुई होगी तो कहेंगे ए। लेकिन उसने ये कहा कि क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा उसकी बिगिनिंग के ऊपर? क्या एक्स की वाई है, वाई की जी है, कहीं ना कहीं तो ये सिलसिला रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुकेगा। जिस चीज़ के ऊपर रुकेगा उसको उसने क्या कहा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे कहते हैं? लामहदूद, बाउंडलेस। क्या है? बाउंडलेस, इनफाइनाइट। सही है। तो इनफाइनाइट और बाउंडलेस वो
रियलिटी प्रिंसिपल है जिसने इस कायनात को पैदा किया है। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अब जो एक स्टेप आगे आते हैं तो वो क्या है, एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर ये कहता है आइए कायनात के ऊपर हम गौर करते हैं, मेरे नज़दीक वाटर इसका सोर्स नहीं है, बल्कि इसका सोर्स इस जो यानी मुशाहिदे के काबिल रियलिटी है जिसके अंदर मैं और आप रह रहे हैं और हम शेयर कर रहे हैं, इसकी कोई ना कोई बिगिनिंग होगी। बिगिनिंग क्योंकि ये क्या है, ये है फाइनाइट, इसकी कोई ना कोई लिमिट्स हैं, ठीक है। तो इसकी अगर लिमिट है तो लिमिट क्यों है, चूंकि इसका एंड हो रहा है ना। अगर इसका एंड हो रहा है तो x से आप y के ऊपर आए, इसका अगर एंड हो रहा होगा तो z के ऊपर जाएंगे, इसका एंड हो रहा होगा तो a के ऊपर जाएंगे। लेकिन इससे पीछे फर्ज करो अगर आते हैं और इसकी ये चीज़ ऐसी है जिसका एंडलेस है, इनफाइनाइट है, उसकी कोई हुदूद और क़ुयूद नहीं है, यही उस कायनात का ओरिजिन का प्रिंसिपल है। ये क्लियर हो गया। तो चूंकि ये ओरिजिन का प्रिंसिपल है, लिहाजा एनेक्सिमेंडर ये कहेगा वाटर रियलिटी नहीं है इस कायनात की और ओरिजिन का प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि क्या है, इनफाइनाइट चाहिए, इनफाइनाइट या बाउंडलेस इसका प्रिंसिपल है। और वो क्या था, हाँ ये बिल्कुल यही, ये कंटिंजेंसी का ही आर्ग्यूमेंट है। कंटिंजेंसी का आर्ग्यूमेंट ये है कि जो चीज़ यहाँ पे मौजूद है ये इसके होने का जवाज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है बल्कि इसके बाहर मौजूद है, ठीक है। तो चूंकि इसके बाहर मौजूद है लिहाजा आप x से y की तरफ जाएंगे, y को चेक किया जाएगा कि इसके होने का जवाज़ उसके अंदर मौजूद है या कोई और एक्सटर्नल सोर्स है, और इस तरह करके आप बैकवर्ड जाएंगे। और जब आप फिर देखो सवाल ये पैदा होगा कि क्या हम एंडलेसली इस प्रोसेस में चलते चले जाएंगे, बैकवर्ड चलते चले जाएं, चले इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्या इनफाइनाइट रेग्रेस होगा, क्या इनफाइनाइट रेग्रेस होगा, क्या इसी तरह ही हम चलते चले जाएंगे। तो एनेक्सिमेंडर क्या कहता है, नहीं इस तरह नहीं जाएंगे, जहां हमें एक ऐसी चीज मिलेगी जो कि क्या होगी, जिसके होने का जवाब उसके अपने अंदर मौजूद होगा, वहीं वो सिलसिला रुक जाएगा और वो खुद एक्सप्लेन करेगा कि ये चीज़ यूं है। तो इस वजह से आप देखें कि सेकंड फिलोसोफर में ही हमें इस बात का इल्म हो जाता है कि ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स या वर्ल्ड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किस प्रिंसिपल के ज़रिए से, इनफाइनाइट या बाउंडलेस कॉन्सेप्ट के ज़रिए से। फिर एक और सवाल पैदा हुआ और वो सवाल ये था कि ये तो आपने रैशनली बता दिया है, सही है, हमें तो इस तरह की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, हमें क्या पता क्या हो रहा है पीछे। तो अब वो ये बताएगा कि किस तरह इनफाइनाइट बाउंडलेस जो चीज़ है इससे ये कायनात में चीज़ें आपको नज़र आएंगी, मल्टीप्लिसिटी नज़र आएगी और डिफरेंस नज़र आएगी। वो ये कहता है कि मैं तुम लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट और बाउंडलेस ही कायनात का असल चीज़ है। तो वो एक मिसाल देता है, वो ये कहता है कि एक पैन लो, उसके अंदर डालो वाटर और वाटर के अंदर डालो कुछ मिसाल के तौर पे ग्रेनाइट, लेड और इस तरह की चीज़ें डालो, हैवियर लाइटर, और इसको तुम घुमाओ, सही है। तुम नोट करोगे लाइटर चीज़ें साइड पर चली जाएंगी, हैवियर चीज़ें सेंटर में रहेंगी, सही है। तो ये तो उसने ये कहा कि ये क्यों हो रहा है। तो उसने कहा इस कायनात को देखो ज़रा, कभी गौर करो इस हेवंस को, इस हेवंस के अंदर तुम्हें नज़र आएगी हर चीज़ रोटेट कर रही है, सन, ठीक है, स्टार, ये सब चीज़ें रोटेट कर रही हैं। और इन तमाम रोटेशंस के अंदर आप देखेंगे कुछ चीज़ों की पोजीशंस आपको नज़र आएंगी, कोई चीज़ें कहाँ हैं। तो वो कह रहे हैं जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं उसमें ये वाला प्रिंसिपल होता है कि लाइटर गोज टू द लाइटर एंड हैवियर कम्स क्लोजर टू द हैवियर। तो बिल्ट इन कायनात के अंदर एक निज़ाम है और उस निज़ाम के अंदर हरकत है, और उस हरकत के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, वो अपनी अपनी जगह के ऊपर इस उसूल के तहत आती हैं। ये उसूल कहीं बाहर से नहीं आ रहा, कायनात के अंदर मौजूद है। सो ऑर्डर जो है, यानी ऑर्डर का मतलब क्या है, जो नज़्म है कायनात के अंदर वो क्या है, उसको हम कहते हैं इमिनेंट। क्या है, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, कायनात के अंदर ये नज़्म मौजूद है, वो क्या नहीं है, ट्रांसेंडेंट, वो बाहर से किसी ने इंपोज नहीं किया हुआ है, बल्कि क्या है, इनसाइड द यूनिवर्स वो चीज़ वहाँ पर मौजूद है।
तो इस उसूल को उसने एक्सप्लेन करके बताया कि देखो इस थॉट एक्सपेरिमेंट से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कायनात किस तरह हरकत में है और जिस तरह इस पूरी कायनात में चीज़ें मूव कर रही हैं और मूव करते हुए जो चीज़ जहाँ पर मौजूद है उसकी वजह क्या है, चूँकि इमिनेंट प्रिंसिपल है लाइटर गोज़ टू द लाइटर एंड हैवियर गोज़ टू हैवी। तो इसमें जो चीज़ें लाइटर थी वो साइड पर हो जाती हैं और जो चीज़ें हैवियर थी वो सेंटर में आ जाती हैं। इसी तरह वो बताता है, देखो इस एक और देखो, तुम अपने कैंप्स में वो जलाते हो आग। जब तुम आग जलाते हो तो आग की डायरेक्शन कौन सी होती है, अर्थ की तरफ होती है या आसमान की तरफ? तो आसमान की तरफ क्या है, वो ये कहता है फायरी सन है। तो वो लाइट जो है वो लाइकवाइज की तरफ जाएगा, ठीक है। और अर्थ की तरफ क्या जाएगा, पत्थर जाएंगे, दीगर चीज़ें जाएंगी। तो वो ये कहता है देखो ये भी उसूल इमिनेंट है, कायनात में हर चीज़ इस उसूल को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। और इस वजह से वो ये साबित करने की कोशिश करता है द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड इज बाउंडलेस इनफाइनाइट, और उसको रैशनल एक्सप्लेन करता है क्यों। और फिर वो बताता है कि आओ मैं तुम्हें मुशाहिदे और एविडेंस की बुनियाद के ऊपर बताऊं मैं ये क्यों मान रहा हूं। मुशाहिदे से कैसे प्रूव हुआ? मुशाहिदे से यूँ प्रूव हुआ कि जैसे आपके रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस, तो रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस क्या हैं कि हम रोज़ाना आग जलाते हैं, और जब हम रोज़ाना आग जलाते हैं तो क्या देखते हैं कि आग की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अपवर्ड क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। वो ये कहता है अपवर्ड यूँ है चूँकि ऊपर सन मौजूद है, और सन यानी लाइट की तरफ जाएगा, या हेवनली बॉडीज़ हेवन की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और जो अर्थली बॉडीज़ होंगी उनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। सही है। तो इस तरह एक्स वाई की तरफ, वाई जी की तरफ जो जा रहा है ये रैशनली वो बताने की कोशिश कर रहा है। इस तरह जा रहा है। हाँ, और वो ये बता रहा है ये जो कायनात है ये क्या है, ये फाइनाइट है, क्योंकि इसकी लिमिट्स आपको पता है एक ख़ास मकाम के बाद आपको एंड होती हुई चीज़ें नहीं। हर चीज़ डिफ्रेंशिएटेड है। कुर्सी है, कुर्सी कभी भी मेज़ के अंदर मुदगम नहीं हो जाती, ठीक है। मेज़ जो है वो मोबाइल के अंदर मुदगम नहीं होता, बल्कि अलग-अलग उनकी आइडेंटिटी। इसका मतलब ये कि डिफ्रेंशिएटेड मैटर है। ये जो डिफ्रेंशिएटेड मैटर है, जब बैकवर्ड आप इसको लेके जाओगे तो आप कहोगे कि वो भी एक मैटर है जो कि फाइनाइट है, उसके अंदर फिनिट्यूड है, उसके अंदर बाउंड्रीज हैं। लेकिन एक मकाम ऐसा आएगा, चूंकि आप बैकवर्ड जब जाते जाएंगे तो इनफाइनाइट रिग्रेस तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं तो आप रुकोगे। जिस जगह पे आप रुकोगे वो क्या होगा, इनफाइनाइट और बाउंडलेस। तो थेलीस का जवाब क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। और एनेक्सिमेंडर का इनफाइनाइट बाउंडलेस, सही है। अब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम क्या पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी, लेकिन हम एक एट द सेम टाइम साइंस भी पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, इन फैक्ट इट इज ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ साइंस। साइंस का आगाज भी, तो आपने कोई टेक्स्ट बुक निकालनी हो साइंस की और हिस्ट्री में आप देखें तो आपको नज़र आएगा डेमोक्राइटस वहाँ पर मौजूद होगा, एटॉमिस्ट्स वहाँ पर मौजूद होंगे, थेलीज ही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट जस्ट द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, इन फैक्ट इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ साइंस ऑल्सो। इसी वजह से वो क्यों, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया नॉट जस्ट रीजन बट द एक्सपीरियंस, सही है। तो इस वजह से फिलोसोफर्स ने कहा माइथोलॉजिस्ट्स आर रॉन्ग, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, वो क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज यहाँ पर हम रोकते हैं। होमवर्क नंबर 1, पहला होमवर्क क्या है, पहला होमवर्क है कि आप ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर निस्बतन बड़ा है, चैप्टर 2 है लेकिन निस्बतन बड़ा है। रफली स्पीकिंग मेरा ख्याल 30 पेजेस होंगे। आई होप कि आप पढ़ ही लेंगे एक हफ्ते के अंदर। उनमें से दो चीज़ें तो हमने कवर कर ली, तो आपको अब आइडिया हो गया कि हमने क्या चीज़ें कवर करनी है। होमवर्क दूसरा ये है, आप अपने अराउंड में कोई ऐसी स्टोरी निकालें और जो कि मिथिक हो अपने स्ट्रक्चर के एतबार से, सही है। तो वो आप शेयर करें, पहले तलाश करें, फिर देखें इज़ इट मिथिकल और यानी रैशनली एक्सप्लिकेबल। मेरा ख्याल है जो हमारे यहाँ कॉमनली इस्तेमाल हो रही हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, बनाए ना जो अवेलेबल है ना आपके अपने रिसोर्सेज के अंदर, आप फटाफट आता अच्छा ये कह रहे हैं, तो आपको इधर उधर बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेंगी। आपको ये स्टोरीज़ मिलेंगी जैसे कि ज़लज़ला क्यों आ रहा है, सही है। इसी तरह मिसाल के तौर स्टोरीज़ आएंगी कि बीमारियाँ क्यों आती हैं और इस तरह की, लेकिन बट कॉमनली हमारे यहाँ एक्सचेंज होती हों, लोग उसको एक्सप्लेन करते हों कि ये है।
आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता कि आई या नहीं आई। अच्छा, तो ये दो होमवर्क आपको समझ में आ गए, ये क्लियर हो गया। नंबर 1 ये, उसको आप दोनों को आप शेयर कीजिएगा, कोशिश कीजिए समरी। अच्छा, समरी के हवाले से मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था आपसे। समरी मैंने 3 समरीज़ पढ़ी। तो पहली बात तो यह है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पहली ही क्लास में आप लोगों ने वो किया, इट इज़ वंडरफुल। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके पक्के हो गए, सही है। और यही मार्क्स बहुत मैटर करेंगे हमारी अगली क्लासेस के अंदर। सो 100 आउट ऑफ 100, अगर मैं वो ना भी पढ़ता तब भी देता, लेकिन मैंने पढ़ी है। अब दूसरी एफर्ट क्या करनी है, देखो ये बहुत अच्छी बिगिनिंग होती है किसी भी जर्नी के अंदर कि आपने पहले दिन ही से प्रोएक्टिवली आप शामिल हो गए हमारे साथ, ठीक है। अब उसमें जो चीज़ है जो अहम है वो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में समरी कीजिए। और स्ट्रक्चर्ड वे में समरी करने से मुराद ये है, कोशिश कीजिए कि जुमले छोटे हों और आपने ख़ुद ही बनाए हुए हों, लेकिन पहले 4 जुमले ऐसे होने चाहिए जो पूरे चैप्टर का क्रक्स। आप कहते हैं द ऑथर आर्ग्यूज इन चैप्टर नंबर 1 दैट द फिलोसोफर्स मेक आर्ग्यूमेंट्स whereas the mythologists mere share their rhetoric. फुल स्टॉप। आप बताओ रीज़न वाई, फिर आप रीज़न बताएंगे। नंबर 1 बिकॉज Hesiod and Homer, they told these stories but they did not provide any evidence to support their stories, whereas the philosophers like Thales, Anaximander, Xenophanes, Parmenides, Heraclitus, atomists, they gave evidence to support their arguments, such as this. पैराग्राफ नंबर 1 डन। आपने 30 सफ़ों को, और फिर जब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करें फिर 1 बाय 1 करें। यू कैन शेयर योर। तो अगर स्ट्रक्चर वे में जाएंगे, मेरा ख्याल है कि शायद 10 हफ्तों के अंदर मुझे ऐसा महसूस होगा कि आप फिलोसोफर्स होंगे। यू वुड नो हाउ टू आर्ग्यू आउट। और फिलोसोफर होने का मतलब जस्ट फिलोसोफर नहीं, ए वेरी आई वुड से, यानी ऐसे लोग जो कि जिन्होंने हकीकी मानों में कहते हैं लिखने पढ़ने वाले लोग, और लिखने पढ़ने के अंदाज में गुफ्तगू करने वाले लोग, शायद हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आप उनमें से एक हों। बट फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। हमेशा याद रखिए, सुनना शायद पीतल है, कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। रीडिंग ये आपको चांदी बना देगी, और लिखना आपको सोना बनाएगा अगर आप बनना चाहते हैं। चॉइस पहले दिन से आपके पास है। तो जिन लोगों ने इस बात का इंतखाब किया कि उन्होंने लिखा, वो उस रास्ते पर पहले दिन से गामज़न है, सही है। सुनने को मैं नहीं समझता कि यूज़लेस एक्टिविटी है, सही। महज ड्राइंग रूम वो है। आई डोंट लाइक दैट। मैं मना नहीं कर रहा, ना डिस्करेज कर रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में नहीं सुना, सुनिए, अच्छी बात है, बट इट्स अ यूज़लेस एक्टिविटी अनलेस एंड अनटिल आपका इरादा है कि आप पीछे जाके पढ़ोगे भी इसको। जैसे ही आपने पढ़ लिया, ये बात तय है कि आप सुनने वालों से तो बहुत बेहतर होगे, ठीक है। लेकिन सुनने और रीडिंग करने के बाद अगर आप भूल जाते हैं, जो कि डेफिनेटली भूलेंगे, उसको ओवरकम करने के लिए और ख़ुद से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको ज़ब्ते तहरीर में लेकर आए। तो ये मोटिवेशन भी थी और ये इनकरेजमेंट भी है। और मैं नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास में मैं डेफिनेटली कमेंट भी करूँगा आपके एक जो भी चीज़ आपने भेजी है, ताकि आपको ये एहसास ना हो कि ज़ुबानी जमा खर्च हो रहा है। आई एम रियली इंटरेस्टेड कि आप क्या लिख रहे हैं, और रेडी टू हेल्प यू आउट कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है और इसको कैसे समझा जा सकता है।